जेल प्रेरी परीक्षा के लिए आज हम वर्ष 2018 में आयोजित परीक्षा का 1 अक्टूबर का दूसरी शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं और पूरे 20 प्रश्न हम व्याख्या सहित यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा था, इसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ओके, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए पूरा डिस्कस करेंगे। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स के लिए। जल्द आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च होगा रक्षाबंधन के दिन। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है कि त्वरण की इकाई होती है भाई क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। यह मिसप्रिंट है, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या में कुछ खास नहीं है, बस यही है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण कहलाती है। और त्वरण भाई एक कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। ओके, इज दैट क्लियर? कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। क्या पूछा गया था भाई प्रश्न क्रमांक 2 कि हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है। देखिए पिछला प्रश्न फिजिक्स से था, ओके, और दूसरा प्रश्न है वायु से कि हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है। कंडरा या टेंडन, तंत्रिका, जोड़, स्नायु या फिर लिगामेंट। तो भाई इसका सही जवाब है कि ये किसके द्वारा, कंडरा या टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। व्याख्या देख लेते हैं भाई। देखिए कंडरा या टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है। ओके, कंडरा या टेंडन, इज दैट क्लियर? और यह तनाव को भी दूर करता है, हड्डियों के बीच तनाव पैदा न हो इसे दूर करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि नीचे उल्लिखित सूची से आप विषाणु जनित रोग की पहचान कीजिएगा। कौन कौन से रोग इसमें विषाणु जनित हैं। ओके, कौन कौन से रोग यहाँ पर विषाणु जनित हैं? तो भाई यहाँ पर विषाणु जनित रोगों की श्रेणी में है पहला तो खसरा, ओके, और दूसरा है डेंगू ज्वर। ये दोनों ही क्या है, विषाणु जनित रोग है, अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, दूसरा और तीसरा खसरा और डेंगू ज्वर। व्याख्या देखते हैं। देखिएगा विषाणु अकोशिकीय जीव होता है। सबसे पहली बात आती है विषाणु कैसा जीव है। विषाणु एक अकोशिकीय जीव होता है और ये जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। ये लाभप्रद एवं हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विषाणु जीवाणु भोजी विषाणु लाभप्रद होता है। ऐसा विषाणु जो कि क्या है, जीवाणु भोजी होता है, वो क्या है, लाभप्रद होता है। और HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस रोग जनित हानिकारक हैं। इस दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस अजैव कारक की पहचान कीजिएगा जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। सबसे पहला विकल्प जीवाणु, कुंतक, नमी या फिर दीमक। तो भाई इसका सही जवाब है नमी। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। देखिएगा नमी अर्थात आर्द्रता जो क्या है भाई, भंडारण को हानि पहुंचाती है। इस दैट क्लियर? प्रश्न क्या था, ऐसे अजैव कारक की पहचान करनी थी आपको, जैव कारक की नहीं। कैसे अजैव कारक की, जो परिणाम स्वरूप क्या है, भंडारण में हानि करता है। ओके, तो भंडारण में हानि भैया किससे, नमी से, आर्द्रता से हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भी खाना हो, फसल हो, कुछ भी हो, क्या है, खराब हो जाती है। ओके, प्रश्न क्या है कि अनिल जब 12 वर्ष का था तब उसका कद जो है 150.7 सेंटीमीटर का था। वर्तमान में उसका कद 165.3 सेंटीमीटर है। अनिल के कद में आया अंतर कितना है? भाई सीधे सीधे जो वर्तमान में जो उसका कद है उसमें से पहले का कद घटा देंगे तो इतना अंतर उसके कद में या लंबाई में आया है। कितना सिंपल प्रश्न पूछ लिया है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, चलिए प्रश्न है
कि किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं? द्विपार्श्व सममिति के कारण, या संधित पैरों के कारण, या एंटीना के कारण, या फिर सखंड शरीर के कारण? तो संधित पैरों के कारण या संधित पैरों की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं और ये दोनों की समानता भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई व्याख्या में वही है। अगला प्रश्न है कि बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? बाष्पीकरण की रेट पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? सबसे पहला, द्रव का रंग, पवन वेग, अनावृत तल क्षेत्रफल, या फिर वायु की आर्द्रता। तो द्रव के रंग का बाष्पीकरण की दर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, बल्कि बाष्पीकरण की रेट में पवन का वेग, अनावृत तल क्षेत्रफल और वायु की आर्द्रता, इन सभी का प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, बाष्पीकरण होता क्या है, ये प्रश्न भी बनता है। तो बाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पानी तरल रूप से वाष्प रूप में बदल जाता है, वही बाष्पीकरण कहलाता है। क्या है, तरल से या लिक्विड से क्या है, वाष्प में बदल जाएगा, बाष्पीकरण कहलाएगा। बाष्पीकरण एक्चुअली दो टाइप का होता है, सबसे पहला वाष्पन और दूसरा क्वथन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कंपन का आयाम होता है कैसा? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, या अधिकतम ध्वनि उत्पादन, या माध्य स्थिति से न्यूनतम विस्थापन, या एक सेकंड में कंपनों की संख्या। तो कंपन का आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिएगा, भौतिकी में आयाम, अधिकतम विस्थापन या फिर दूरी एक कंपन शरीर या लहर पर एक बिंदु स्थानांतरित हो जाती है जो इसकी समतल स्थिति से मापा जाता है। यह कंपन पथ की आधी लंबाई के बराबर होता है। इस तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतःक्षिप्त करती है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। जब एक चींटी आपके स्किन पर काटती है तो वह फॉर्मिक अम्ल को जो है अंतःक्षिप्त कर जाती है। इस तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल जो है कार्बनिक यौगिक होता है। ओके, और ये किस किस में पाया जाता है? केवल एक चींटी के काटने पर ही नहीं, बल्कि मधुमक्खी या फिर बिच्छू अगर आपको काटेगा तो वो क्या है, फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षिप्तीकरण करता है। प्रश्न है, एक छोटी खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन, द्विविखंडन, बहुखंडन, या फिर मुकुलन। तो भाई, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को कहा जाता है पुनर्जनन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जीव विज्ञान में पुनर्जनन नवीनीकरण, बहाली और विकास की प्रक्रिया है जो प्राकृतिक उतार चढ़ाव या घटनाओं के कारण लचीलापन या क्षति के कारण जीनोम, कोशिकाओं, जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। अगला प्रश्न है, अगर हम प्रेक्षित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो इसका अर्थ क्या है? भाई, अगर हवा स्थान ए से स्थान बी की ओर जा रही है तो इसका अर्थ है कि स्थान ए उच्च दाब पर है और स्थान बी निम्न दाब पर है, क्योंकि हवा, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है पलायन करती है, बहती है। आगे बढ़ते हैं। वही है और कुछ नहीं है, निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा हमेशा जो है गतिशील रहती है। प्रश्न है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? ये प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया है, यही वर्ष 2018 के में ही। ओके, भाग 3 या 4 में ये प्रश्न आया था। तो जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या है भाई, तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि
पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। तो भाई जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डालेंगे और फिर उसे गर्म करेंगे तो पानी का क्वथनांक जो है 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी रहती है। तो जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि रहती है जस्तीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जस्तीकरण होता क्या है। तो भाई जस्तीकरण या फिर दूसरा नाम है इसका गैल्वेनाइजिंग। ये विधि जो है जंग को रोकने के लिए यूज की जाती है और इसमें स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक रूप से जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया की जाती है। ओके, क्या है, जस्ता को लगाया जाता है उसके ऊपर। ओके, गैल्वेनाइजिंग या जस्तीकरण प्रक्रिया के तहत। अगला प्रश्न है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। तो पौधे में भोजन तैयार किया जाता है पत्तों में। ओके, पौधे के हरे भागों में भोजन तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण बनाता है क्या। तो भाई समतल दर्पण वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में कोई भाग दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह स्थित होता है। ओके, और समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है। तो समन्यूट्रॉनिक का सही सेट यहाँ पर भाई जो है वो कौन सा है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है। तो इनमें अकेंद्रकी कोशिका है भाई वसा कोशिका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकेंद्रकी कोशिका जिसे लिपोसाइट्स और वसा कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अकेंद्रीय कोशिका को क्या है, लिपोसाइट्स और वसा कोशिका के रूप में जाना जाता है। वे कोशिकाएं होती हैं ये जो मुख्य रूप से एडिपोज ऊतक लिखती हैं। ओके, एडिपोज ऊतक लिखती हैं जो वसा के रूप में ऊर्जा को भंडारित करने में विशिष्ट कार्य करती हैं। क्या है, वसा के रूप में ऊर्जा को भंडारित करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है कि U238 के 10⁻22 परमाणुओं का मिलीग्राम में द्रव्यमान आपको परिकलित करना है। तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प बी। ओके, 3952 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 आपकी स्क्रीन पर है कि दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान कितना होगा। तो भाई इसका सही जवाब है कि 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो इसी तरह आपको जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल कराए जाएंगे। जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं जेल प्रहरी के वर्ष 2018, 2015, ओके, जितने भी पेपर हैं लगभग हम आपको 48 पेपर सॉल्व कराएंगे और विश्वास मानिएगा लगभग 60 से 70% प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल आप PDF डाउनलोड करते हुए हर प्रश्न को गहनता से अध्ययन करेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे PDF के द्वारा।